नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी। हमने लास्ट क्लास में देखा कि टोटल एनर्जी मिलता है -gmm/2r, यानी टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज नेगेटिव। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सिस्टम है वो बाउंडेड। इसका मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज नेगेटिव, बिकॉज टोटल एनर्जी हमें मिला है -gmm/2r। एंड नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव रिप्रेजेंट सैटेलाइट इज बाउंड टू द सेंट्रल बॉडी बाय अट्रैक्शन, यानी जिस प्लेनेट के अराउंड ये सैटेलाइट मोशन कर रही है, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ये आपने प्लेनेट लिया, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो अट्रैक्शन का रहेगा, यानी जो सैटेलाइट है वो बाउंड है सेंट्रल बॉडी के बाय अट्रैक्शन। So some amount of energy must be supplied to remove the satellite from its orbit to infinity, known as binding energy। यानी हम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो एस्केप कर जाए, ठीक है, तो उतनी एनर्जी को क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। होता क्या है, क्यों है, वो समझे। हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये एक प्लेनेट, ठीक है, और इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस r पे कर रहा है। तो ये जो सैटेलाइट है इसका मास हमने स्मॉल m कंसीडर कर लिया, और इस स्मॉल m मास की फर्स्ट लोकेशन पे टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली है? -gmm/2r। प्लेनेट मास हमने कैपिटल M कंसीडर कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है ये एस्केप कर जाए, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एस्केप कर जाए। तो एस्केप करेगी, तो एस्केप करने पर हाइट कितना बन जाएगा? इन्फिनिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये बात समझ में आई? तो हाइट इन्फिनिटी होने से पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और V फाइनल 0 होने से काइनेटिक एनर्जी भी 0, और ऐसा होने से सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो बाइंडिंग एनर्जी यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें 0 करना है। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर आपको 0 करना है, अभी ये ऑर्बिट कर रहा है मान लीजिए V0 से, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी कंपोनेंट हमें और प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0। और एक बार अगर टोटल एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब सैटेलाइट कहाँ पहुँच चुका है? इन्फिनिटी पे पहुँच चुका है, यानी पार्टिकल जो है, जो सैटेलाइट है आपका, वो एस्केप कर चुका है। ये बात समझ में आई? यानी बाइंडिंग एनर्जी वो किसके इक्वल आएगी? ध्यान दें, वो आएगी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल। बाइंडिंग एनर्जी आती है टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल, बिकॉज सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रहा है तो इसके पास टोटल एनर्जी तो है, कितनी है? -gmm/2r। टोटल एनर्जी हो कितनी जानी चाहिए अगर पार्टिकल एस्केप कर जाए? तो वो जानी चाहिए 0। इसका मतलब इतना ही एनर्जी कंपोनेंट और देना पड़ेगा, लेकिन ये जो भी TE है उसके नेगेटिव में देना पड़ेगा। तभी TE1 - TE2 आपको कितना मिलेगा, या TE1 + TE2 आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी फाइनल हो जाना चाहिए 0, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन की टोटल एनर्जी और सेकंड लोकेशन की टोटल एनर्जी का सम वो 0 आना चाहिए, यानी सेकंड लोकेशन में जो टोटल एनर्जी बनेगी वो -TE1 के इक्वल आनी चाहिए। ये बात हमें समझ में आ रही है? तभी टोटल एनर्जी आपको 0 मिल सकता है, और टोटल एनर्जी 0 मिलेगा तो पार्टिकल क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल आता है। बाइंडिंग एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी हम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को और प्रोवाइड करें ताकि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाए और उसकी फाइनल एनर्जी कितनी बन जाए? 0 बन जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक बात। फिर आपने एक पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी किसके इक्वल था? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल है। अब हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाए। ध्यान दें, आपको बोला गया इफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड v0/2 देन फाइंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यानी आपको v0 गिवन है, v0 का वैल्यू कितना गिवन है? ve/2 गिवन है, ठीक है। v किसको रिप्रेजेंट करता है? एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। v0 हम क्या लिख सकते हैं? v0 के प्लेस पर लिखा जा सकता है gm/√2
ये टोटल इन अंडर रूट GM अपॉन R प्लस एच, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी का बाई 2, और एस्केप वेलोसिटी किस तरीके से लिखी जाती है 2GM बाई R। ऐसा नहीं है कि हमें उस पर्टिकुलर हाइट पे लिखना है, तो आपको दिया गया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एस्केप वेलोसिटी का बाई 2 है, या अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिया जाए तो 11.2 बाई 2 यानी 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो V आपको दिया गया है वो तो आपको 2GM बाई R ही पुट करना है, V0 में आप h पुट करेंगे और हाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर परफॉर्म किया जाए, वैल्यू रहेगा GM अपॉन R प्लस एच इज इक्वल टू 1/4 2GM बाई R। ठीक बात, GM कैंसिल आउट, तो फर्स्ट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन रहा R प्लस एच, एंड सेकेंड साइड यानी राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन रहा 2/4R, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2R इज इक्वल टू R प्लस एच एंड H इज इक्वल टू R, यानी अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट का हाइट कितना है, R के इक्वल है, तब उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का बाई रूट 2 मिलेगा। नेक्स्ट, two satellites are at height R1 and R2 from Earth surface. Find ratio of their orbital velocity. ध्यान दें, अर्थ की सरफेस हमने कंसीडर किया। अब अर्थ की सरफेस से दो सैटेलाइट्स हैं। फर्स्ट सैटेलाइट एट हाइट R1 सरफेस से, दिस इज सैटेलाइट 1, एंड सेकेंड रहेगा एट सेपरेशन R2 और दिस इज सैटेलाइट 2। फाइंड रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल वेलोसिटीज, मतलब ये दोनों इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है प्लैनेट के चारों ओर। ठीक बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है V ऑर्बिट 1 एंड V ऑर्बिट 2 के लिए। ठीक बात। अब V ऑर्बिट होता क्या है, और V ऑर्बिट यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग GM अपॉन R प्लस एच से। H क्या रिप्रेजेंट करता है? H रिप्रेजेंट करता है हाइट। H क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट। ध्यान दें, कैपिटल G ये कांस्टेंट है, कैपिटल M वो हमें प्लेनेट का कंसीडर करना है, यानी आपको सैटेलाइट के मास की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है, इसलिए मास आपको गिवन भी नहीं है। केवल जो रिलेशन रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R प्लस एच इन अंडर रूट। ठीक है, सो V नॉट 1 बाई V नॉट 2 रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, V नॉट 1 बाई V नॉट 2 रिलेशन हमें मिलेगा R प्लस सेकेंड की हाइट है R2 एंड फर्स्ट के लिए हाइट रहेगा R1, और ये हाइट आपको सरफेस से दिया है इसलिए हमें कैपिटल R यूज करना पड़ेगा। अगर यही हाइट आपको दिया जाता सेंटर से तो डायरेक्ट आप लिखते हैं R प्लस एच। R प्लस एच आपका स्मॉल r को रिप्रेजेंट करता है जो सेंटर टू सैटेलाइट तक का डिस्टेंस होता है, तो उस केस में आंसर आता है अंडर रूट R2 बाई R1। लेकिन अभी कहाँ से दिया है? सरफेस से दिया है, तो कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट एट H इज इक्वल टू वेरी वेरी लेस देन R एंड H इज इक्वल टू R बाई 2। ध्यान दें, अगेन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मेट वो बनता है GM अपॉन R प्लस एच इन अंडर रूट। फर्स्ट केस में हमें गिवन है H इज वेरी वेरी लेस देन R, सो V1 हमें कितना मिलेगा? V1 का वैल्यू रहेगा अंडर रूट GM बाई R। in second case height is equal to R by 2, वैल्यू पुट करें तो V2 कितना मिलेगा? GM अपॉन R प्लस R by 2। सही बात, तो 2/3 GM by R इन अंडर रूट। कैलकुलेट क्या करना है? दोनों का रेशियो, सो V1 बाई V2 कैलकुलेट किया जा सकता है, दोनों का वैल्यू पुट करें GM by R and V2 is equal to 2GM by 3R। तो GM by R कैंसिल आउट, 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो किधर जाएगा? न्यूमरेटर में, सो वैल्यू रहेगा अंडर रूट 3/2। क्लियर? यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट देखें, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम 3R to 7R हाइट
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ध्यान से समझना किस तरीके से। देखो, पहला फॉर्मेट ये बन सकता है कि डेल्टा एनर्जी में चेंज पूछा है, डेल्टा ई हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी एट सेकेंड एंड टोटल एनर्जी एट फर्स्ट लोकेशन। और सेकेंड सेम न्यूमेरिकल आपने पहले भी किया है कि एक m मास के पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से हमें हाइट h1 से h2 तक लेके गए तो वर्क हमें कितना करना पड़ा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बोला जाए या वर्क डन बोला जाए, बात एक ही है। तो वो आपने कैलकुलेट किया था U2 माइनस U1 से। हमें इन दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए वो बताएं, मतलब सही कॉन्सेप्ट कौन सा है हम उस पर डिस्कस करें। फर्स्ट जो आपने डिस्कस किया है, जिस पर आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, वैल्यू मिला था GMMH अपॉन R R प्लस H, फॉर्मेट जो मिला था वो आपको मिला था U2 माइनस U1 से। अब इस बात पे ध्यान देना, ये हमने लिखा था कि एक m मास के पार्टिकल को अगर हम h हाइट तक शिफ्ट करें, m मास के पार्टिकल को अगर हम h हाइट तक शिफ्ट कर दें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, सैटेलाइट। सैटेलाइट में इस बात का ध्यान रखना कि सैटेलाइट होता है ऑर्बिट में मूविंग भी। इसका मतलब सैटेलाइट अगर आपको दिया है तो फिर आपको टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हम पार्टिकल को केवल शिफ्ट कर रहे हैं कि h हाइट से h2 पे h से 2h पे शिफ्ट कर दिया या h1 से h2 पे शिफ्ट कर दिया तो आप केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में लिखा है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के लिए जो एनर्जी कंपोनेंट है जो आप यूज करोगे वह टोटल एनर्जी आना चाहिए। ध्यान दें, तो डेल्टा E इज इक्वल टू फॉर्मेट रहता है GMM बाई 2R। कितना शिफ्ट किया, 3R से 7R शिफ्ट कर दिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो हम यूज करेंगे नहीं, इसको तो हम हटा देते हैं। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी यह है पहली हाइट H1 और ये है दूसरी हाइट H2। बात समझ में आई? तो वैल्यू क्या लिखोगे, 2R। R आता है सेंटर से डिस्टेंस, तो R के प्लेस पर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल r के प्लेस पर आपको मिलेगा R प्लस सेकेंड लोकेशन है 7R। ये बात समझे? टोटल एनर्जी का फॉर्मेट होता है माइनस GMM बाई स्मॉल r, और स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सैटेलाइट। तो अगर हाइट आपको 7R दिया है तो ऑब्वियस बात है कि अर्थ का रेडियस कैपिटल R भी तो है, वो हमें यूज करना होगा। तो ये मिला वैल्यू T2 का माइनस ऑफ GMM अपॉन 2R प्लस 3R, और ये वैल्यू आ गया T1 का। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा E कॉमन आ गया GMM नेगेटिव में 8R, तो डिवाइड बाय 16R प्लस GMM डिवाइड बाय 4R, 4 इंटू 2 8R। क्लियर? कैलकुलेट करेंगे, सो चेंज इन एनर्जी हमें मिला GMM बाई 8R कॉमन 1 माइनस हाफ, रिजल्ट GMM बाय 16R आंसर रहेगा। ध्यान रखा जाए, एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा जाए, फाइंड वर्क डन पूछा जाए, बात सेम ही है। लेकिन अगर सैटेलाइट लिखा है तो टोटल एनर्जी कंपोनेंट, मास लिखा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट एट ए हाइट 9R फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू द सैटेलाइट एट h इज इक्वल टू वेरी लेस देन R। टाइम पीरियड आपने लिखा था 2 पाई अंडर रूट GM R पावर 3/2, जहाँ पे स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है R प्लस H को। ठीक है, तो जो केस 1 आपको दिया है, फर्स्ट केस में आपको दिया है h इज़ वेरी लेस देन r। अगर h इज़ वेरी लेस देन r है तो r प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस h इज़ नियरली इक्वल टू r। तो फर्स्ट केस में टाइम कितना रहा, टाइम आपको मिला 2 पाई अंडर रूट GM R पावर 3/2। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपने लिखा था ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट का टाइम पीरियड। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकेंड आपको दिया गया एट हाइट 9R फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ।
तो सेंटर से डिस्टेंस दिया है, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू आपको क्या दिया, डायरेक्ट 9r दिया है। तो सेकेंड केस में हमें डायरेक्ट दिया है h प्लस आर, इसका वैल्यू कितना है 9r, यानी स्मॉल r को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 9r। सो सेकेंड केस में टाइम हमें कितना मिलेगा 2 पाई अंडर रूट GM 9r पावर 3/2। ये बात समझ में आई? ठीक बात। अब ध्यान दें, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे यही टर्म तो एक्स्ट्रा है 9 पावर 3/2। सो T2 इज इक्वल टू 9 पावर 3/2 T1, ये लिखा जा सकता है। 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3 और 3 का क्यूब बनेगा 27, यानी T2 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय T1, यानी इनिशियल जितना भी टाइम था उसका 27 टाइम्स हो जाना चाहिए। क्या इनिशियल टाइम का वैल्यू आपको पता है? हमने कैलकुलेट किया था कि जो वैल्यू आपको मिला था 2 पाई r पावर 3/2 अंडर रूट GM के लिए, ठीक है। फिर इसको आपने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, वैल्यू आया था आपके पास r/g, और कैलकुलेट करने पे वैल्यू मिला था 84 मिनट्स के आसपास, विच इज इक्वल टू 1.4 आवर्स। ये सो T2 कैलकुलेट कर सकते हैं 27 इंटू 1.4 से, ठीक है। तो 27 इंटू 1 तो 27 मिलेगा, और 27 इंटू 4 करते हैं तो 27 का डबल होता है आपके 54, 54 का डबल होता है 108, यानी 10.8 हमें ऐड करना चाहिए। तो 27 प्लस 10.8, तो रिजल्ट कितना मिलेगा 37.8 आवर्स। ये हमें आंसर मिला है। ठीक बात समझ में आया? तो रिलेशन ध्यान रखें, जो टर्म पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। नेक्स्ट, if F gravitation is proportional to r power minus n, then find proportionality between orbital velocity and r and second time period in r। और r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान दें, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बिकॉज स्मॉल n के प्लेस पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल F ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू r पावर माइनस 3/2, और सेम न्यूमेरिकल कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और r को रिलेट करें और टाइम पीरियड और r को रिलेट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएं, इस बात को समझना। अगर आपको दिया है कि ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट, तो ऑब्वियस बात है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो mv0 स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, फोर्स आपको मिलेगा, ध्यान से समझना, g m1 m2 बाय, यहाँ जो रिलेशन दिया है वही हमें यूज करना है, क्योंकि जी एम एम तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया है प्रोपोर्शनल टू r पावर माइनस n दिया है। दैट मीन्स आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा r पावर n। ये यहाँ पे मेन पॉइंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स आपको दिया है वो r पावर माइनस n में दिया है। तो जी एम एम तो कांस्टेंट होता है, और हमें वैसे भी क्या चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। सो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू r डिवाइड बाई r पावर n, प्रोपोर्शनलिटी में लिखा जा सकता है। So V0 square is proportional to r power 1 minus n. So V0 is proportional to, ध्यान से, r power 1 minus n by 2, बिकॉज हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट अगर पावर का किया जाता है तो पावर हाफ हो जाती है। ये फर्स्ट रिलेशन आपको मिला, यानी V0 is proportional to r power 1 minus n by 2। याद नहीं करना है, प्रोसेस आपको समझना है, बिकॉज n के प्लेस पर कुछ भी लिखा आ सकता है, -1 -2 -3 -4 -हाफ -3/2 -4/3 एनीथिंग, ठीक है, यूज किया। सेकंड हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मेट क्या रहता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v, और ये v0 रहेगा। बात समझ में आई? अब रिलेशन क्या है देखो ध्यान से, 2 पाई तो कांस्टेंट, सो t इज प्रोपोर्शनल टू r बाई v0, और v0 किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, r पावर 1 माइनस n बाई 2। लिखो r डिवाइड बाई r पावर 1 माइनस n बाई 2। सो t इज प्रोपोर्शनल टू, पावर 1 में से ये पावर माइनस करें, 1 माइनस n बाई 2। सो 2 माइनस 1 सॉल्व करें, सो t इज प्रोपोर्शनल टू r, एलसीएम लिया 2, सो 2 माइनस 1 प्लस n, तो रिजल्ट क्या रहा, t is proportional to n plus 1 by 2 gives t is proportional to r power n plus 1 by 2। ये रिलेशन हमें मिला है, और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए।
एन के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, two planets of masses m and 5m having radius r and 2r are placed at separation 12r center to center। यानी दो प्लेनेट्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट प्लेनेट है आपका r रेडियस का, सेकेंड प्लेनेट है हमारा ये 2r रेडियस का, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12r है। इसका रेडियस r, यहाँ रेडियस 2r, फर्स्ट का मास m, सेकेंड का मास 5m। ठीक है। Find distance moved by both the bodies before collision if they move under mutual gravitation pull। यानी अगर दोनों को रिलीज कर दिया जाए इस लोकेशन से तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ठीक बात। तो फर्स्ट पार्टिकल इधर मूव करेगा, सेकेंड बॉडी इधर मूव करेगी, यानी दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ठीक बात है। फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इंटरनल फोर्स अगर है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ठीक है। तो हमने ये माना कि बिफोर कॉलिजन ये लोकेशन है, और आफ्टर कॉलिजन क्या लोकेशन बन सकती है, आफ्टर कॉलिजन या जिस इंस्टेंट पे कोलाइड कर रहा है हम ये कंसीडर करें कि फर्स्ट पार्टिकल तो यहाँ तक आ गया और सेकेंड पार्टिकल या सेकेंड बॉडी यहाँ तक आ गई होगी। तो फर्स्ट पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 से, और सेकंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 से। अब मुझे एक बार बताओ कि डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना चाहिए, सेंटर से लेना चाहिए या सरफेस से लेना चाहिए। ध्यान दें कि जो टोटल डिस्टेंस है 12r वो तो सेंटर टू सेंटर है, लेकिन जब ये टकराएंगे तो इनके सेंटर थोड़ी टकराएंगे। यानी जो डिस्टेंस इन दोनों को कवर करना है वो तो रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, विच इज इक्वल टू 9r। ये बात समझ में आई। ठीक। फोर्सेस कौन से हैं, सभी फोर्सेस इंटरनल हैं। यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसकी अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यहां पे जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, कॉन्सेप्चुअल बात करें, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक बात। अब एक बात पे ध्यान दो कि m1 x1 यानी पहला पार्टिकल, पहली जो बॉडी है वो तो प्लस आई में जा रही है, दूसरी बॉडी माइनस आई में जा रही है, तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन ये रहेगा कि m1 x1 माइनस m2 x2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का मास m, तो m x1 माइनस 5m x2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और पहला आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग पता है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू 9r के इक्वल आना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, सॉल्व कर लें। हमने पहले परफॉर्म क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्वेश्चन समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दो प्लेनेट आपको दिए गए, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया गया, ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपसे पूछा गया कि रिलीज करने से के बाद और टकराने से पहले दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टकराने के लिए सेंटर टू सेंटर तो नहीं टकराएगा, टकराएगी इनके सरफेस, तो दोनों की रेडियस हमें माइनस करनी पड़ेगी। नेट डिस्टेंस आपको मिल गया जो इन दोनों को ट्रेवल करना है। फोर्सेस सारे इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस है तो F इज इक्वल टू dp/dt, F एक्सटर्नल 0 है, P आपका कंजर्व होना चाहिए। दो इक्वेशन आपको मिल गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r एंड x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू 0। और मुझे क्या परफॉर्म करना है, दोनों का माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, x1 कैंसिल आउट, 6x2 इज इक्वल टू 9r, सो x2 इज इक्वल टू 9r बाई 6 विच इज इक्वल टू 3r बाई 2। और टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 9r, तो x1 कितना मिलेगा, 9r माइनस x2 यानी 9r माइनस 3r बाई 2, 18 माइनस 5 15, 15r बाई 2 यानी 7.5r x1 रहेगा और 1.5r
सॉरी 7.5 आर x1 रहेगा और 1.5 आर x2 रहेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से कि x1 इज इक्वल टू 5x2, यानी x1 अपॉन x2 रेशियो आना चाहिए 5:1 में। जो टोटल सेपरेशन है आप 5:1 में डिवाइड करो, आंसर सेम मिलेगा। देखो 7.5 आर एंड 1.5 आर। क्लियर बात? यानी फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास कम है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकेंड पार्टिकल सेकेंड बॉडी जिसका मास ज़्यादा है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक बात? नोट करें, नोट हुआ? नाउ नेक्स्ट सम आइडिया अबाउट एलिप्स। बिकॉज हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ा सा एलिप्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बिकॉज जो प्लेनेट का मोशन होता है, यानी जो प्लेनेट या जो सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं किसी प्लेनेट के अराउंड, या प्लेनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, तो उसका जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकल पाथ बनता है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया लगना चाहिए कि एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो ये जो पाथ हमने कंसीडर किया है ये इलिप्टिकल पाथ है। किसी भी इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, ठीक है, इसको आपने F1 और F2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, किसी भी एक फोकस को अगर मैं कंसीडर करूं, मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं इस फोकस को, हम इस फोकस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फोकस से पाथ का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट बनता है, ठीक है, तो उस नियरेस्ट पॉइंट को आप बोलते हैं पेरीहेलियन या पेरिजी। और इसी फोकस से जो सबसे दूर वाला फार्देस्ट पॉइंट जो बनेगा उसको बोला जाएगा एपिहेलियन या एपोजी। अगर मैं F2 को कंसीडर करता हूं तो दिस पॉइंट विल बी पेरिजी एंड दिस पॉइंट विल बी एपोजी, यानी पास वाला पॉइंट पेरिजी रहेगा, दूर वाला पॉइंट एपोजी रहेगा। जिस भी फोकस के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, मैं इस फर्स्ट फोकस यानी F1 को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को मतलब आपको डिटेल बता रहा हूं। यानी हम F1 को फोकस कंसीडर कर रहे हैं और इस फोकस के अकॉर्डिंग पास वाला पॉइंट पेरिजी एंड दूर वाला पॉइंट एपोजी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन दो लाइंस को मिलाएं तो ये लाइन, ये डिस्टेंस आप रिप्रेजेंट करते हैं B से और ये डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका बनेगा A। A रिप्रेजेंट करता है आपका सेमी मेजर एक्सिस को और B रिप्रेजेंट करता है सेमी माइनर एक्सिस को। इसका मतलब एपोजी से पेरिजी, एपोजी से पेरिजी तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं A प्लस A से। A किसको रिप्रेजेंट करता है? A रिप्रेजेंट करता है सेमी मेजर एक्सिस को, B रिप्रेजेंट करता है सेमी माइनर एक्सिस को। ठीक है, अब किसी भी एक फोकस को अगर हम कंसीडर करते हुए, जैसे हम F1 को कंसीडर कर रहे हैं, तो F1 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिजी से डिस्टेंस क्या है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया आर मिन से। ठीक है, एपोजी से डिस्टेंस कितनी है F1 की? एपोजी से जो डिस्टेंस रहेगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी और इसको आपने रिप्रेजेंट किया है आर मैक्स से। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है यानी पेरिजी और एपोजी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो आर मैक्स प्लस आर मिन के इक्वल है, या ऐसा बोला जा सकता है वो ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल भी है। ठीक है, अब इलिप्स की अगर हम अदर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो आरमिन का वैल्यू होता है, आरमिन का वैल्यू होता है ए प्लस ए माइनस ए ही, ये रिप्रेजेंट करता है आरमिन को, और आरमेक्स होता है ए प्लस ए ई। जहाँ पर ई एक नया टर्म आया, ई रिप्रेजेंट करता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द शेप। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इसेंट्रिसिटी बताता है कि शेप यानी जो कर्व आप बना रहे हैं उसका शेप किस तरीके का बनेगा, क्योंकि कर्व डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से। ये बेसिक फॉर्मेट होता है, हमारे काम का नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आइडिया हम ले रहे हैं इसेंट्रिसिटी के बारे में, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो E रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ कर्व को। अब डिफरेंट शेप बन सकते हैं, कैसे? अगर E का वैल्यू आपके ग्रेटर देन 1 है, E इज ग्रेटर देन 1, देन शेप कैसा रहेगा? हाइपरबोला रहेगा। E इज इक्वल टू 1 तो शेप रहेगा पैराबोला। E इज लेस देन 1 तो शेप बनेगा इलिप्टिकल। E इज इक्वल टू 0 तो शेप बनेगा सर्कुलर। ठीक है, डिफरेंट शेप को आप छोड़ो, सर्कुलर से आप इस बात को समझ सकते हैं। मानो हम यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बनेगा वो आप इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस का वैल्यू रहा ए, माइनर एक्सिस का वैल्यू रहा बी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सर्क्यूलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ के लिए तो ए और बी दोनों इक्वल ही होगा, जिसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल। तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी कितना बना, 0 बना। तो इस टाइप से हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें केवल थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी कर्व के शेप को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट इसेंट्रिसिटी पर शेप भी डिफरेंट बनते हैं। किसी भी इलिप्स के पास दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस बनेगा ए, टोटल मेजर एक्सिस बनेगा 2a, सेमी माइनर एक्सिस बनेगा b, टोटल माइनर एक्सिस बनेगा 2b। किसी भी एक फोकस से बिल्कुल पास वाला पॉइंट पेरिजी, जिसको आप आर मिन से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर मिन का वैल्यू बनेगा a1 माइनस ई। किसी भी फोकस से सबसे दूर वाला पॉइंट, उसको आप एपोजी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आर मैक्स, और आर मैक्स बनेगा आपका a1 प्लस ई। इतना हमें अभी तक ध्यान रखना है। अगर इतनी डिटेल आपको पता है तो हम सैटेलाइट मोशन जो पाथ फॉलो करता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसको केपलर ने 3 लॉ से बताया है। तो अब हमें देखना है केपलर्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। यानी जितने भी प्लैनेट हैं, जैसे अगर मैं अर्थ और सन सिस्टम की बात करता हूं तो सन तो एक फोकस पे रहेगा और अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करेगा। ठीक है, तो फोकस पे कौन आ गया, सन आ गया, और जो प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक बात। तो यहां पर आर मैक्स और आर मिन किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वैल्यू रहेगा आर मिन एंड दिस इज आर मैक्स, इसमें कोई डाउट। और आर मैक्स आपने कितना लिखा था, आर मैक्स हमने लिखा था आर मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस ई। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। आर मिन ये रहेगा a1 माइनस ई। एक क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है सेमी मेजर एक्सिस को। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया कि इन दोनों का रेशियो क्या है, तो दोनों का रेशियो यानी आर मैक्स अपॉन आर मिन रेशियो इज 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये हमें ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है कि आर मैक्स अपॉन आर मिन का रेशियो कैलकुलेट करें, इसेंट्रिसिटी गिवन है, या आर मैक्स और आर मिन गिवन है, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई। यानी सन तो किसी भी एक फोकस पे रहेगा, F1 पे हो सकता है, F2 पर हो सकता है, और जो अदर प्लैनेट होगा वह इस इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करेगा। ये हो गया आपका अदर प्लैनेट, जिसको आप अर्थ भी कंसीडर कर सकते हैं या एनी अदर प्लैनेट ये कंसीडर हो सकता है। आई बात समझ, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। नेक्स्ट सेकेंड इज लॉ ऑफ एरिया, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लॉ ऑफ एरिया या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ एरिया क्या स्टेट करता है कि एरिया कवर्ड बाय एनी प्लैनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल। यानी कोई भी प्लैनेट किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना एरिया कवर करेगा, हर बार उतने ही टाइम में एरिया कवर्ड एरिया का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। एक बार फिर से देखें, एरिया कवर्ड बाय एनी प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल स्पीड किस बात को रिप्रेजेंट करता है, rate at which area is swept out by the particle as it moves along any curve। मतलब हमें dA/dt का जो वैल्यू आता है वो कांस्टेंट वैल्यू आता है। कोई भी प्लैनेट अगर किसी कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहा है, तो उसका एरियल स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एरियल स्पीड आप किसको बोलते हैं, रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट आउट बाय अ पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग द कर्व। यानी हम बात कर रहे हैं dA/dt की। और कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड मूव कर रहा है तो फिर उसका एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब dA/dt कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें किस तरीके से हमने माना कि यह एक इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, कोई प्लैनेट हमने कंसीडर कर लिया कि मान लीजिए प्लैनेट यहां पर है,
और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप कनेक्ट करें और हमने मान लिया कि टी टाइम में, कितने टाइम में? टी टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को आपने बोल दिया ए और ये पॉइंट रहा बी। एक और केस हम कंसीडर करें कि मान लीजिए पॉइंट कहीं भी यहाँ पर आएगा, प्लैनेट घूमता घूमता यहाँ तक आ गया, मतलब ये सी लोकेशन पर, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा और आफ्टर टी टाइम सेम टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो ये जो दोनों एरिया आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों एरिया हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस ए एंड दिस वन, ये दोनों एरिया आपको सेम मिलेंगे। बिकॉज लो क्या बोलता है? लो ये बोलता है कि कोई भी प्लेनेट अगर इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है तो सेम टाइम इंटरवल में जितना एरिया वो स्वेप्ट आउट करेगा उसका वैल्यू सेम आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो आप बोलेंगे कि सेम टाइम में कवर्ड एरिया का वैल्यू सेम आता है, यानी A1 इज इक्वल टू A2 रहेगा। ठीक बात, ध्यान दें, हमने ये माना कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एक स्मॉल एंगल है डी थीटा, और डी थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो ऑब्वियस बात है कि रेडियस में ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा। तो ओ एफ पॉइंट से बी का डिस्टेंस और एफ पॉइंट से ए का डिस्टेंस वो रहा होगा आर ही, एक कॉमन रेडियस हम मान लेते हैं कि आर ही रहा है। और यहाँ जितना ये कर्व बना है, कर्व पाथ, ये बनेगा आपका आर डी थीटा, बिकॉज आर्क लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस से, तो ये वैल्यू आ गया आर डी थीटा। तो ये हमें तो एक ट्रायंगुलर पाथ दिख रहा है। ट्रायंगुलर पाथ किस तरीके का? इस तरीके का कि ये वैल्यू है आर, ये वैल्यू है आर, और यहाँ पे पाथ बना है आर डी थीटा का, और ये पॉइंट रहा आपका फोकस। तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया मिलेगा हमें हाफ इंटू बेस, बेस है आपके पास आर डी थीटा और हाइट है आर, तो एरिया कितना मिला? एरिया रहा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक, सेकंड हमें देखना है कि एरियल स्पीड कितना है। तो एरियल स्पीड का मतलब होता है डी बाई डी टी, तो इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट कर दें। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हाफ और आर स्क्वायर, ये तो आ जाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल कौन रहा? वेरिएबल रहा डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है ओमेगा को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू आ गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक बात। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और रिप्रेजेंट हो सकता है ये वी आर बाई 2 से, बिकॉज ओमेगा आर को हम वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा आर को हम वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ आर स्क्वायर ओमेगा से या वी आर बाई 2 से। ठीक बात, ध्यान दें। सेकेंड चीज आपने बोला है कि जो डी ए बाई डी टी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर डी ए बाई डी टी कांस्टेंट है तो वी और आर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। वी और आर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं कि जो वी आर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। वी आर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। अब पहले वाले पॉइंट पर आओ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझें। ये डिस्टेंस क्या है? आर मैक्स, और ये डिस्टेंस क्या है? आर मिन। आर मिन कौन सा पॉइंट होता है? पेरिजी पॉइंट, पास वाला पॉइंट है ना, तो ये है पेरिजी। आर मैक्स, तो आर मैक्स वाला पॉइंट कौन सा बनेगा? ये पॉइंट बनेगा आपका एपोजी पॉइंट, इसमें कोई डाउट? तो एपोजी पॉइंट पे डिस्टेंस मैक्सिमम है और पेरिजी पॉइंट पर डिस्टेंस मिनिमम है। तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो आर मैक्स वाला पॉइंट होगा, यहाँ जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वो मिनिमम वेलोसिटी होगी, यानी एपोजी पॉइंट पे प्लेनेट की वेलोसिटी मिनिमम होती है और पेरिजी पॉइंट पर प्लेनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई?
क्योंकि जितना दूर पॉइंट है उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो अगर वी बढ़ेगा तो आर कम होगा और आर बढ़ेगा तो वी कम हो जाएगा। तो पेरिजी पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, और एपोजी पॉइंट पर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी मिनिमम आएगी। ये बात समझ में आई? यानी v इंटू आर आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि v पेरोजी आर पेरोजी, यानी पेरोजी पॉइंट पे दोनों का वैल्यू, और v एपोजी आर एपोजी, ये कांस्टेंट आपको मिलना चाहिए। क्लियर बात? कोई डाउट? ठीक। अब आर पी, ये पेरिजी पॉइंट तो डिस्टेंस मिनिमम, तो डिस्टेंस मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम आना चाहिए। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एपोजी का वैल्यू है वो पेरिजी के डिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक। तो और क्या बोला जा सकता है कि एपोजी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो पेरिजी पॉइंट की वेलोसिटी से कम होगी। ठीक। फिर एक रेशियो आपने कैलकुलेट किया था कि जो आर मैक्स अपॉन आर मिन का रेशियो है, यानी आर एपोजी अपॉन आर पेरिजी का रेशियो है, वो रेशियो आपको कितना मिला था? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई मिला था, सेक ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो क्या यहाँ से वी ए बाई वी पी कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो ध्यान से, वी ए बाई वी पी अगर आप लिखते हैं, सो वी ए बाई वी पी इज इक्वल टू, तो वी ए बाई वी पी इज इक्वल टू आर पी बाय आर ए, यानी रेशियो रहेगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। और इस बात से भी आप, इस बात को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एपोजी है, एपोजी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी मिनिमम, यानी v मिनिमम डिवाइड बाय v मैक्स। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका रेशियो रहेगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ ओमेगा ए बाय ओमेगा पी। ठीक है। अब ओमेगा हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? ओमेगा का रिलेशन बनता है कि ओमेगा, जैसे आपने पहले भी लिखा है, देखो इक्वेशन से भी आप इसको समझ सकते हैं। आपने क्या लिखा है? आर ओमेगा को रिप्रेजेंट किया है वी से, तो ओमेगा क्या बनेगा? वी बाई आर बनेगा। ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ ध्यान से देखें, ओमेगा ए रिप्रेजेंट करेगा वी ए बाई आर ए को, और ओमेगा पी रिप्रेजेंट करेगा आर पी बाई वी पी को। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो वी ए बाई वी पी कितना? वी ए बाई वी पी रिप्रेजेंट करेगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई को। तो वी ए माइनस वी पी 1 माइनस वी ए बाई वी पी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय आर पी बाई आर ए। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर पी बाई आर ए रिप्रेजेंट करेगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ पे देखो आर पी नीचे है, आर ए ऊपर है, तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन आपको मिला 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ओमेगा ए बाय ओमेगा पी, यह वैल्यू मिलेगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होल स्क्वायर। तो ये रिलेशंस हम ध्यान रखें कि आर मैक्स अपॉन आर मिन, या आर ए बाई आर पी होता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, वी ए बाई वी पी होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ओमेगा ए बाई ओमेगा पी होता है 1 माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई होल स्क्वायर। रिलेशन आपने यूज़ किया, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझें। हमने देखा कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू वी आर बाई 2 से लिखा जा सकता है। ध्यान दें, इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वी आर बाई 2, और ये टर्म कैसा है? ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इस टर्म में हम प्लेनेट मास का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, सो डी ए बाई डी टी वैल्यू आपको मिलेगा एम वी आर बाई 2m, और एम वी आर किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को। तो डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, मास कांस्टेंट टू कांस्टेंट, दैट मीन्स जो एल मिला एंगुलर मोमेंटम वो भी कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। एल रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं एम वी आर, और ये टर्म भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और हमने एक बार पहले भी पॉइंट ये समझा है कि अगर L आपका कांस्टेंट होता है तो टॉर्क हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक है।
अब एंगुलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम mvr की बात करें तो mvr तो मोड मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट आनी चाहिए, बिकॉज l आपका क्वांटिटी कैसा है, l इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम आना चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखें ध्यान से, देखो इधर देखो, हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं r क्रॉस v से, m r क्रॉस v, l वेक्टर इज इक्वल टू m r क्रॉस v, ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। ध्यान देखना, ये है r और ये है v, तो r से v की तरफ अगर मैं फिंगर को कर्ल करूं तो डायरेक्शन किधर बना, r से v की तरफ फिंगर को कर किया तो डायरेक्शन बना आपकी तरफ, मतलब प्लस के में। सिमिलरली जब ये प्लेनेट मूव करता करता सी पॉइंट तक आ जाएगा तो ये रहेगा बार, तो r क्रॉस v अभी भी परफॉर्म किया तो डायरेक्शन किधर बना, अभी यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लस के में। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो l का डायरेक्शन है वो सभी केसेज में कंजर्व्ड है, r क्रॉस v से हम देख सकते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है वो mvr से सोल्व होगा, और mvr अगेन है कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी अगर हम बात करते हैं कि प्लेनेटरी मोशन हो रहा है तो प्लेनेटरी मोशन में पहला पॉइंट ये है कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा। पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। v इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आना चाहिए। एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड da/dt वो कांस्टेंट आनी चाहिए, यानी वी आर कांस्टेंट आपको मिला, और आर ए बाई आर पी 1 + e 1 - e, वी ए बाई वी पी 1 - e 1 + e, और ओमेगा ए बाई ओमेगा पी 1 - e अपॉन 1 + e होल स्क्वायर आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। एमवीआर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, प्लस यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन आप कैलकुलेट करेंगे r क्रॉस v से, और डायरेक्शन भी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट करते हुए प्लेनेट का वो कंजर्व ही रहेगा। तो इलिप्टिकल पाथ पे अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है तो क्या क्या कंडीशन बनती है, थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखें, L कांस्टेंट रहेगा। L रिप्रेजेंट करता है आई ओमेगा को, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट आना चाहिए। टॉर्क हम रिप्रेजेंट करते हैं dl/dt से, और अगर L कांस्टेंट है तो टॉर्क का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक बात। v और ओमेगा वेरिएबल है, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी हो गए। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी बनता है, तो r के वेरिएबल होने से पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल रहेगा। और हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो v वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम बाउंडेड होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, जिसको आप -gmm/2r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, थर्ड रूल, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रूल क्या है, आपने एक एक्सप्रेशन देखा था, t = 2π√gmr⁴/2। ये था रिलेशन, जिसमें आपने स्मॉल r को क्या पुट कर दिया था, स्मॉल r को पुट कर दिया था r + h। तो अगर इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दिया जाए तो वैल्यू बनेगा 4π² ठीक बात। तो t² = k × r³। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। k रिप्रेजेंट करता है केपलर कांस्टेंट को। k किसको रिप्रेजेंट करेगा, केपलर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या रहा 4π²/gm। यानी किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए जो केपलर कांस्टेंट रहेगा वो फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्लेनेट चेंज होगा तो प्लेनेट का मास चेंज होगा, बाकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट हमें मिला कि t² = r³। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं कि कोई प्लेनेट किसी अदर प्लेनेट के अराउंड, या कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है r डिस्टेंस पे, टाइम पीरियड t है। अगर डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया,
ठीक है, यानी कितना भी आप मल्टीप्लाई उसमें कर दें, x टाइम कर दिया तो न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से। क्लियर बात, नोट करें। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दें, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to cube of semi major axis if या 4 elliptical path ठीक। तो रिलेशन क्या रहेगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर क्यूब, ठीक। एंड फॉर सर्कुलर पाथ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पर आर रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को और ए आपका रिप्रेजेंट करेगा सेमी मेजर एक्सिस को। ठीक बात, समझ में आई। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में जनरली हम ये सेमी मेजर एक्सिस वगैरह नहीं देखते हैं, डायरेक्टली आप यूज़ करते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जैसा आर में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड में चेंज कर लेते हैं। ठीक बात। तो कैपलर कांस्टेंट का जो वैल्यू आया के क्या बना है, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम बना है। तो रिलेशन क्या रहा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब, ये रिलेशन आपको मिला है। ठीक बात। अब आपको ग्राफ बनाने को बोला गया कि टी स्क्वायर और आर क्यूब के अंदर ग्राफ बनाए, ग्राफ प्लॉट करना है टी स्क्वायर और आर क्यूब में। तो टी स्क्वायर आपका वाई एक्सिस पे लिखा है, तो वाई एक्सिस पे लिखा है, ठीक है। और ये वैल्यू आ रहा है आपके इक्वल में, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ध्यान देना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इंटरसेप्ट तो जीरो रहेगा, आर क्यूब के प्लेस पर x, टी स्क्वायर के प्लेस पर y, तो k बनेगा इसका स्लोप, और स्लोप है पॉजिटिव। यानी जो ग्राफ बनेगा टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए विद पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो यहाँ का स्लोप रहेगा, वैल्यू ऑफ स्लोप पॉजिटिव रहेगा और उसका वैल्यू k के इक्वल आएगा, यानी 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम के इक्वल आएगा। आई बात। सो नेक्स्ट ग्राफ हम फॉर्म कर रहे हैं बिटवीन t एंड r। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ तो t की क्या वैल्यूज मिलेगी, r को 0 पुट किया t की वैल्यू रही 0, r को 1 पुट किया t मुझे मिला रूट के, r को 2 पुट किया t मुझे मिला रूट 8 के, ऐसे चलेगा। फिर 3 पुट किया तो वैल्यू बनेगी रूट 27 के। क्लियर। तो कौन ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा है, ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा है आपका t, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए। तो टी और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। तो न्यूमेरिकल जब भी बने ग्राफ का तो ध्यान से देखें, एक्सिस आपको क्या दिया है, टी स्क्वायर आर क्यूब में ग्राफ बनाना हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन, और टी और आर के बीच में ग्राफ बनाना है तो एक कर्व पाथ बनना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट इंस्टेंट पर आपको टी का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। ठीक बात। न्यूमेरिकल देखिए कि अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर। If distance between Earth and Sun is doubled, then find new time for 1 revolution. Relation पता है t square is equal to k r cube, यानी आप लिख सकते हैं t square proportional to r cube। इनिशियल डिस्टेंस कितना है r, टाइम कितना है 1 ईयर। आपको बोला गया कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो न्यू टाइम कितना होगा, यही पूछा गया। रिजल्ट यूज करें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो T2 बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r बाई आर क्यूब। कोई डाउट। T2 कैलकुलेट करना है तो T2 स्क्वायर बाई 1, बिकॉज T1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब 8। सो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट
8, √8 रिप्रेजेंट करेगा 2√2 ईयर्स को। यानी अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो एक साल कंप्लीट करने में नया साल कितने लगेगा 2√2, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि 1 रिवोल्यूशन में एक साल हमारा कंप्लीट हो जाता है, 1 ईयर कंप्लीट्स इन 1 रिवोल्यूशन। तो अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो 1 रिवोल्यूशन अब कितने टाइम में कवर होगा, इनिशियल जो अभी चल रहा है उस अगर हम उसको 1 ईयर कंसीडर करते हैं तो अब हमें टाइम लगेगा 2√2 ईयर्स। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में फर्स्ट सैटेलाइट हमें मिलता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी का मतलब है कि वो अर्थ से हमेशा एक ही लोकेशन पे दिखना चाहिए। हमारे घरों में जो आप DTH यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का हो, तो DTH का जो एंटीना होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, यानी उस पर्टिकुलर DTH के लिए जो सैटेलाइट लगा है वो उसी डायरेक्शन में होगा, और ऐसा नहीं है कि हम रोज़ उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट यूज़ में आता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की लोकेशन से हमेशा सेम पोजीशन पर ही हमें दिखता है। पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको नोट रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, सीधे टिक कर दिया जाए। फर्स्ट, कि रिमेन्स अबव अर्थ एट सेम पोजीशन, हमेशा अर्थ से सेम पोजीशन पे ही आपको दिखेगा। अर्थ की सरफेस से अगर हाइट देखी जाए तो अर्थ की सरफेस से हाइट बनेगी 6r, तो सेंटर से कितनी बन जाएगी 7r बन जाएगी। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स लगेगा, और इसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है वो रहेगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो इसके रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन होगा वो अर्थ के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ भी हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जो सैटेलाइट आप ले रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका भी डायरेक्शन ऑफ मोशन वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए, तभी वो हमेशा हमें सेम लोकेशन पे दिख सकती है। ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो ओमेगा अर्थ का होगा वही ओमेगा सैटेलाइट का भी होना चाहिए, जो टाइम पीरियड अर्थ का है वही टाइम पीरियड आपका सैटेलाइट का भी होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ मोशन वो भी अर्थ से सेम ही होना चाहिए। यूज़ क्या है? यूज़ इसका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको आप रिले सैटेलाइट भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ में आता है। एक सैटेलाइट अर्थ पर 1/3 एरिया को कवर कर लेता है। 1 सैटेलाइट कवर्स 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ, तो पूरी अर्थ एरिया को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं। यानी अगर हम 3 सैटेलाइट यूज़ करें तो पूरी अर्थ को कवर किया जा सकता है। सेकंड आता है आपके पास पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जैसे हमें पता है कि ये अगर हम कंसीडर करें अर्थ, तो अर्थ के पास 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है वो किस तरीके से रिवॉल्व करती है, ये इसके पोल्स के अबाउट इस तरीके से रिवॉल्व करती है ऐसे, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 100 मिनट्स लगता है। एंड रोटेट कहाँ से करती है, अबाउट पोल्स ऑफ अर्थ। इतनी डिटेल आपको पोलर सैटेलाइट के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हमने ये देखा था कि अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्शन वेलोसिटी आप ऑर्बिटल से कम रखें तो क्या होगा। ऑर्बिटल से अगर हम कम रखेंगे तो पार्टिकल कुछ हाइट तक जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल अगर आपने स्पीड दिया है तो पार्टिकल पर्टिकुलर हाइट पे जाके ऑर्बिट करने लगेगा। ठीक है। एस्केप वेलोसिटी दे दिया तो एस्केप ही कर जाएगा। तो डिफरेंट वेलोसिटी पे पाथ किस तरीके का बनता है वो हमें देखना है। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट इन डिफरेंट पाथ्स। ठीक है। फर्स्ट आपने लिया v इज लेस देन v0, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम वेलोसिटी पर अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा, वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है। यानी आप जिसकी बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो आगे चल जाएगा। आपने अर्थ की सरफेस से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो सीधे ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। यानी अगर आपने पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम रखा है तो किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाएगा। सेकेंड है इफ v इज इक्वल टू v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दे दी तो बॉडी ऑर्बिट्स द अर्थ इन, ध्यान देना, सर्क्यूलर पाथ पे है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दी जाती है तो सैटेलाइट का जो पाथ रहता है वो सर्कुलर पाथ रहेगा। नेक्स्ट, जो बॉडी का वेलोसिटी है v, वो v0 से तो ग्रेटर है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो बॉडी ऑर्बिट तो करेगी
लेकिन कौन से पाथ पे करेगी, इस बात का ध्यान रखें, इलिप्टिकल पाथ पे करेगी। वी नॉट के इक्वल पाथ सर्कुलर, वी नॉट और वी के बीच में पाथ इलिप्टिकल। नेक्स्ट वी के बराबर दे दिया, यानी एस्केप करेगा। अब एस्केप तो करेगा लेकिन कौन से पाथ पे करेगा, पैराबोलिक पाथ पे करेगा। ये सब डिटेल है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाना है, बिकॉज डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है कि वी नॉट और वी के बीच में तो पाथ कैसा रहेगा, पाथ रहेगा इलिप्टिकल और बॉडी करेगी ऑर्बिट, ठीक है ना। लास्ट v इज ग्रेटर देन v, जैसा हमने केस पढ़ा था। अब इसके पास इंटरस्टेलर वेलोसिटी भी रहेगा और इंटरस्टेलर वेलोसिटी के कारण जो पाथ अब बनेगा वो पाथ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक पाथ बनेगा। यानी बॉडी अर्थ की सरफेस को तो एस्केप कर जाएगी लेकिन किस पाथ पे करेगी, हाइपरबोलिक पाथ पे करेगी व्हेन v इज ग्रेटर देन v, और पैराबोलिक पाथ पे करेगी व्हेन v इज इक्वल टू v। नोट करें। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी स्टार सिस्टम। अब बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझें। यानी टू स्टार्स ऑफ मास m1 एंड m2 फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम एंड मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यानी कोई भी दो स्टार हैं, दोनों स्टार के बीच में दोनों का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, वो किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट, या आपने ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास बनेगा उस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन कराने के लिए वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। यानी टू स्टार्स ऑफ मास m1 एंड m2 फॉर्म ए स्टेबल सिस्टम एंड मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नोन एज बाइनरी सिस्टम। हम ये बोल सकते हैं कि ये दो मास हैं, ये हमने एक सेंटर कंसिडर कर लिया, एक सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर के अबाउट m1 ये वाइट वाले ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और जो m2 है वो इस येलो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v2, m1 का वेलोसिटी है v1। सेंटर से डिस्टेंस हो गया r1, सेंटर से डिस्टेंस हो गया r2। पॉइंट समझ में आई। अब पाथ जो है वो हमेशा सर्कुलर है। सर्कुलर होने का मतलब है कि अगर m1 शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा तो सिमिलर टाइम में m2 कहाँ चला जाएगा, m2 यहाँ आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, r1 प्लस r2। बात समझ में आई। तो ये मोशन इसी तरीके से चल रहा है, ये पार्टिकल उठ के यहाँ आएगा तो m2 यहाँ चला जाएगा, m1 अगर घूम के यहाँ आ गया तो m2 अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए और दोनों का पाथ सर्कुलर होना चाहिए। तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल आना चाहिए। तो किसी भी एक पार्टिकल पे लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स आप बोल सकते हैं mv²/r, ठीक है। तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा बोला जा सकता है कि m1 v1²/r1 और सेकंड पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू m2 v2²/r2 और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स gm1 m2/r1 प्लस r2 होल स्क्वायर, ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ये बात समझ में आई। ये वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी फर्स्ट का mv²/r, सेकंड का mv²/r। अब आप इसको इंडिविजुअली भी समझ सकते हैं। क्या सेकंड पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या फर्स्ट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फर्स्ट पार्टिकल का सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इन दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स को आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया और इक्वल करने पर आपको ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 रहेगी, इसलिए फोर्स में आ गया r1 प्लस r2 स्क्वायर। तो कभी आपको एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल मिलता है बाइनरी स्टार सिस्टम के लिए तो सेंटीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दें, जो भी अननोन होगा उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए r2 अननोन है तो m2 पर वैल्यू इक्वेट कर दें, r1 अननोन है तो m1 पर वैल्यू इक्वेट कर दें, रिक्वायर्ड वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन ए प्लेनेट हैविंग मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। यानी एक प्लेनेट जिसका मास अर्थ के मास का 4 टाइम्स है एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन। यानी अर्थ पर वेट कितना है, m × g से आएगा, इसका वैल्यू आपको गिवन है 600 न्यूटन।
तो किसी अदर प्लेनेट पे जाएगा तो वेट आपको क्या मिलेगा, हमें कैलकुलेट करना है, यानी आपको कैलकुलेट करना है mgp, तो मास तो सेम ही रहेगा, यानी आप gp को इन टर्म्स ऑफ g कैलकुलेट कर लें तभी वैल्यू मिल पाएगी। g हम कैसे सॉल्व करते हैं, g क्या सॉल्व होता है gm/r² से, तो किसी प्लेनेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मास भी उसी प्लेनेट का आएगा, रेडियस भी उसी प्लेनेट की कंसीडर होगी। ध्यान दें, तो वैल्यू ऑफ जीपी, मास हमें दिया है अर्थ के मास का 4 टाइम्स और डायमीटर आपको दिया है रेडियस का डबल, तो रेडियस अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, यानी प्लेनेट का रेडियस से हमें मास 4 टाइम हो गया, तो वैल्यू क्या रही 4 टाइम्स ऑफ gme/re², यानी 4g आ गया। बात आई समझ, तो 4ge यानी अर्थ के ग्रेविटेशन का 4 टाइम वैल्यू मिला। तो पर्सन का मास कितना रहेगा, WP इज इक्वल टू mgp, m 4 टाइम्स ऑफ GE और mge का वैल्यू आपको गिवन है 600 न्यूटन, यानी 4 × 600, रिजल्ट इज 2400 न्यूटन। तो इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाए कि अगर किसी अदर प्लेनेट के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले तो सेम ही लगते हैं, लेकिन जो मास और रेडियस होता है वो उसी प्लेनेट का आ जाता है। नोट करें।